जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट जो मैंने बताया था कि वो आप लोगों को बताया था कि जो वो रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस होते हैं और वो रिएक्शन जो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन उनको कहते हैं जो खुद ब खुद होते हैं, या ऐसे रिएक्शन जिनको एक दफ़ा हम स्टार्ट करते हैं उसके बाद फिर वो होने वाले खुद ब खुद होने वाले रिएक्शन को हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन उनको कहते हैं जो खुद ब खुद नहीं होते, जिन पर हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ती है। जिस तरह स्टूडेंट जो है वो स्टडी नहीं करते हैं तो इसलिए टीचर जो है वो फोर्स अप्लाई करता है तो उस वक्त स्टूडेंट जो है वो पढ़ते हैं। यानी कि जिस वक्त आप लोग मिड और फाइनल आते हैं उस कंडीशन में आप लोग पढ़ते हो, अदरवाइज आप लोग नहीं पढ़ते। तो मिड और फाइनल जो है वो कोर्स हैं, एक्सटर्नल कोर्स हैं जिसकी वजह से आप लोग स्टडी करते हो। इसी तरह वो वाले रिएक्शन जो खुद ब खुद होते हैं, जिस तरह आप लोगों को जो है टीचर जो है हर वीक में 2 क्लासेज आप लोगों को पढ़ाता है, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। आप लोग पढ़ो या ना पढ़ो लेकिन टीचर ने पढ़ाना। ऐसे रिएक्शन जो खुद ब खुद होते हैं उनको हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। वो वाले रिएक्शन जो बाय फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो तो उस वक्त वो रिएक्शन होते हैं, अदरवाइज वो रिएक्शन नहीं होता, उनको हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। और इसके साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों के एक्टिवेशन एनर्जी, जिस वक्त आप लोग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास एक एक्टिवेशन एनर्जी होती है जिसकी वैल्यू अगर कम हो तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट जो है वो आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो हाई हो तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। क्योंकि जितने ये बैरियर हाइट जो है इसकी हाइट ज़्यादा होगी, इसका मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा है। और जिस वक्त इसकी हाइट यानी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती कि वो आसानी से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम होनी चाहिए ताकि आसानी से रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, और उसी कंडीशन में आप लोगों के पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। अगर एक्टिवेशन एनर्जी लार्ज होगी तो उस कंडीशन में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं होगा। उस कंडीशन में आप लोगों ने इसको एनर्जी या एक्सटर्नल सोर्स के जरिए एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी, और उस कंडीशन में रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की एग्जांपल। इसके बाद जिस वक्त आप लोग स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में बताते हो तो उस पर डिफरेंट फैक्टर जो हैं वो अफेक्ट करते हैं, जिसके बेस पर आप लोग बताते हो आप लोगों का रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं। तो इसमें कुछ फैक्टर जो है वो एक जो फैक्टर है वो इंथाल्पी का है, दूसरा जो है वो इंट्रॉपी का है। और इन दोनों फैक्टर की बेस पर आप लोग बताते हो कि आप लोगों का रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। और वो किस तरह बताते हो वो मैं बाद में, जिस वक्त आप लोग इसके बारे में डिटेल के साथ पढ़ लोगे तो फिर लास्ट में मैं आप लोगों को एक्सक्यूज मी बताऊंगा। सर। जी सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, प्लीज थोड़ा ऊंचे। आप लोगों को स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में इंथाल्पी और इंट्रोपी की मदद से आप लोग बता सकते हो आप लोगों का रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। इसके बारे में जिस वक्त आप लोगों को कंप्लीट आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन होगी कि आप लोगों के रिएक्शन के अंदर इंथाल्पी जो है वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, या इंट्रोपी जो है वो इंक्रीज हो रही है और या डिक्रीज हो रही है, उसका जिस वक्त आप लोग सम निकालते हो उस कंडीशन में अगर उसकी वैल्यू यानी कि जो आप लोगों के पास डेल्टा जी के इक्वल आती है वो वैल्यू अगर नेगेटिव में हो तो उस कंडीशन में आप लोगों का रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर डेल्टा जी की वैल्यू प्लस में आती है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। इसके बारे में जब आप लोगों ने पहले ये स्टडी करना है कि इंथाल्पी किस तरह चेंज होती है, सिस्टम और सराउंडिंग की इंथाल्पी किस तरह चेंज होती है। सिस्टम जिस वक्त आप लोगों के पास कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, जिस तरह आप लोग मीथेन गैस को बर्न करते हो
बर्न करने के दौरान आप लोग उसको ऑक्सीजन सप्लाई करते हो मीथेन गैस को, और उस कंडीशन में आप लोगों के पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और उसके साथ जो है वो वाटर मॉलिक्यूल बनता है, और इसके साथ आप लोगों के पास हीट जो है वो रिलीज होती है, और वो हीट जो है आप लोगों को इंथाल्पी कहलाती है, यानी कि इस सिस्टम की इंथाल्पी चेंज जो है वो नेगेटिव में है। नेगेटिव का मतलब है कि आप लोगों के सिस्टम जो आप लोगों के पास रिएक्शन हो रहा है उस दौरान हीट जो है वो रिलीज हो रही है, सिस्टम के अंदर से सराउंडिंग में हीट रिलीज हो रही है, और उसी वजह से हम इन डेल्टा एच यानी कि इंथाल्पी चेंज को नेगेटिव के साइन के साथ इंडिकेट करते हैं, जो इंडिकेट करता है कि आप लोगों के सिस्टम की एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है, और एनर्जी जो है सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ मूव कर रही है, और ये भी इंक्रीज करते हैं आप इंडिकेट करते हैं कि आप लोगों का रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, क्योंकि एक्सोथर्मिक इसलिए है कि आप लोगों के सिस्टम से एनर्जी सराउंडिंग में मूव कर रही है, और वो एनर्जी कितनी है, वो एनर्जी 890.3 किलो जाउल है, जो सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी जो है मूव कर रही है। और कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं कि जिसमें रिएक्शन के दौरान, जिस वक्त आप लोगों के पास रिएक्शन होता है तो उस कंडीशन में हीट जो है सिस्टम से सराउंडिंग में मूव करती है, और कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें आप लोग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर जो आप लोगों ने एग्जांपल स्टडी की है उसमें सिस्टम से हीट सराउंडिंग में मूव कर रही है। इसके साथ कुछ ऐसे रिएक्शन भी है जिसके अंदर आप लोग हीट जो है वो सप्लाई करते हैं, और उस कंडीशन में वो रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं। जिस तरह अगर आप लोग वाटर आइस की फॉर्म में जिस वक्त होता है, तो जिस वक्त आप लोगों ने उसको मेल्ट करना है तो उस कंडीशन में आप लोग उसको हीट जो है वो सप्लाई करते हो, और इस कंडीशन में ये रिएक्शन जो है आप लोगों का एंडोथर्मिक कहलाता है, क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान आप लोग हीट सिस्टम को सप्लाई कर रहे होते हो, यानी कि सिस्टम जो है वो सराउंडिंग से हीट ऑब्जॉर्व कर रहा होता है, और इसी वजह से इसके साथ हम डेल्टा एच के साथ हम प्लस का साइन यूज करते हैं। जिस वक्त हम आइस को वाटर को सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उस कंडीशन में हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, सिस्टम जो है सराउंडिंग से एनर्जी गेन करता है, और उस कंडीशन में आइस जो है मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और उस कंडीशन में जो हीट आप लोग सप्लाई करते हैं वो 6.01 किलो जाउल हीट आप लोग सिस्टम को सप्लाई करते हैं, और उस कंडीशन में वाटर जो है सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह जिस वक्त आप लोग लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो उस कंडीशन में भी आप लोग हीट सप्लाई करते हो, यानी कि सिस्टम की इंथाल्पी जो है वो इंक्रीज हो रही है, और इस दौरान भी सिस्टम जो है वो सराउंडिंग से एनर्जी हासिल करता है। इसका मतलब है कि ये वाले रिएक्शन जो हैं जिसमें आप लोग एनर्जी सिस्टम को सप्लाई कर रहे हो वो रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और जिस वक्त आप लोग सॉलिड मटेरियल को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हो और उस दौरान जितनी एनर्जी आप लोग सिस्टम को सप्लाई करते हो उसको हम कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन, और वो वाली एनर्जी जिस वक्त आप लोग लिक्विड मटेरियल को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी सिस्टम को प्रोवाइड करते हो उसको हम कहते हैं इंथाल्पी ऑफ वेपराइजेशन या हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसी तरह अगर आप डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड को डिकम्पोज करते हो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, तो उस कंडीशन में भी आप लोगों को सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है, और जिस वक्त आप लोग एक दफ़ा एनर्जी प्रोवाइड कर देते हो उसके बाद ये रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियसली होता रहता है। जिस तरह एक दफ़ा आप लोग इतनी एनर्जी 6.01 किलो जॉल एनर्जी सिस्टम को प्रोवाइड कर देते हैं तो उस कंडीशन में आइस जो है वो कंटिन्यूसली मेल्ट होना शुरू हो जाती है, और वो सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कंटिन्यूसली होना शुरू हो जाती है। इसी तरह जिस वक्त आप लोग इसको लिक्विड वाटर को एनर्जी प्रोवाइड करते हो और वो एनर्जी जो है
40.7 किलो जूल पर मोल एनर्जी है। तो उस कंडीशन में अगर आप लोग कंटिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड करते रहोगे तो रिएक्शन जो है कंटिन्यूसली लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसको एक दफ़ा हम जिस वक्त रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं उसके बाद ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद हो रहे हैं, और ऐसे रिएक्शन को हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। और ये कम एनर्जी है जिसको सिस्टम जो है आसानी के साथ सराउंडिंग से हासिल कर सकता है। इसके साथ दूसरा फैक्टर जो है वो इंट्रॉपी का है। इंट्रॉपी बेसिकली सिस्टम की रैंडमनेस है। सिस्टम के अंदर जितना भी डिसऑर्डर जनरेट होगा हम कहेंगे कि सिस्टम के अंदर उतनी ही ज्यादा इंट्रॉपी इंक्रीज हो रही है। जितना डिसऑर्डर सिस्टम के अंदर ज्यादा जनरेट होगा इसका मतलब है कि उसकी इंट्रॉपी जो है वो उतनी ही ज्यादा होगी, और जितना सिस्टम के अंदर रैंडमनेस कम जनरेट होगा इसका मतलब है उसकी इंट्रॉपी जो है वो उतनी ही कम चेंज हुई है। जिस वक्त सिस्टम की रैंडमनेस इंक्रीज होगी उस कंडीशन में आप लोगों के पास डेल्टा एस की वैल्यू प्लस में होगी। यानी कि जिस वक्त आप लोग डेल्टा एस की वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो इंट्रॉपी फाइनल माइनस इंट्रॉपी इनिशियल होता है, और अगर सिस्टम की इंट्रॉपी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब है कि फाइनल वैल्यू ज्यादा है और इनिशियल वैल्यू जो है वो कम है। तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास डेल्टा एस की वैल्यू प्लस में आती है। और अगर आप लोगों के सिस्टम की फाइनल इंट्रॉपी कम है और इनिशियल इंट्रॉपी ज्यादा है तो उस कंडीशन में डेल्टा एस की वैल्यू आप लोगों के पास नेगेटिव में हासिल होती है। जिस वक्त आप लोग हीट सप्लाई करते हो सिस्टम को तो उस कंडीशन में आप लोगों के सिस्टम की रैंडमनेस जो है वो इंक्रीज होती है, जो इंडिकेट करते हैं कि आप लोगों के सिस्टम की इंट्रॉपी जो है वो इंक्रीज हो रही है। और जितनी रैंडमनेस ज्यादा होगी उतनी ही इंट्रॉपी जो है वो भी ज्यादा होगी, और जितनी रैंडमनेस कम होगी इसका मतलब है कि इंट्रॉपी उसकी इतनी ही कम है। जिस वक्त आप लोग किसी स्पीशी को सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो उस कंडीशन में उसकी इंट्रॉपी जो है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल के ऑर्डरनेस जो है वो खत्म होती है, डिसऑर्डरनेस जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाता है। जो उसमें रैंडमनेस है वो जनरेट होना शुरू हो जाता है जिस वक्त आप लोग सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करते हो। इसके बाद जिस वक्त आप लोग स्पीशी को लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो उस कंडीशन में उसमें रैंडमनेस और ज्यादा जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से आप लोग कहते हैं कि सिस्टम के अंदर एंट्रोपी जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। और जिस वक्त आप लोग कंपेयर करते हो किसी भी स्पीशी की सॉलिड फॉर्म को, लिक्विड फॉर्म को और गैस फॉर्म को, तो उस कंडीशन में एंट्रोपी सबसे ज्यादा गैस फॉर्म में होगी, उसके बाद लिक्विड फॉर्म में होगी और उसके बाद सॉलिड फॉर्म में होगी। इसका मतलब है कि एंट्रोपी जो है सबसे ज्यादा गैस फॉर्म में होती है, उसके बाद लिक्विड फॉर्म में होती है और सबसे कम एंट्रोपी जो है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में मॉलिक्यूल स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, लेकिन गैस फॉर्म में गैस मॉलिक्यूल के दरमियान कोई भी ऑर्डरनेस नहीं होता है, कोई भी स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता है। टोटल मॉलिक्यूल इंडिविजुअल अपनी मर्जी के मुताबिक जहां मर्जी मूव कर रहे होते हैं। इसी तरह जिस वक्त आप लोग मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हो यानी कि लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल कंपोनेंट में डिवाइड करते हो तो उस कंडीशन में भी इंट्रोपी जो है वो इंक्रीज होती है। जिस तरह यहाँ पर आप लोगों के पास मॉलिक्यूल है डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, और आप लोग इसको फर्दर 2 मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हो तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल इंक्रीज हो रहे हैं, और जिस वक्त नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होंगे तो उस कंडीशन में भी रैंडमनेस जो है वो इंक्रीज होगी, और जिस वक्त रैंडमनेस ज़्यादा इंक्रीज होगी उस कंडीशन में आप लोगों का रिएक्शन के दौरान इंट्रोपी जो है वो ज़्यादा जनरेट होगी।
इसी तरह अगर आप लोग सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हो, इनिशियली सोडियम क्लोराइड के अंदर स्पेसिफिक ऑर्डर होता है कि जिसके जरिए सोडियम और क्लोराइड आयन स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। लेकिन जिस वक्त आप लोग इसको वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हो, डिजॉल्व करने के बाद इनके दरमियान सोडियम क्लोराइड के मालिक्यूल के दरमियान जो स्पेसिफिक ऑर्डर है वो खत्म होना शुरू हो जाता है और हर आयन को वाटर का मालिक्यूल सराउंडिंग के जरिए उसको अटैच कर लेता है, जिसकी वजह से इनका ऑर्डर जो है सोडियम क्लोराइड का ऑर्डर जो है वो खत्म हो जाता है, ये कम होना शुरू हो जाता है। और जितना सोडियम क्लोराइड का ऑर्डर जो है वो खत्म होगा, मिनिमम होगा, उस कंडीशन में उसकी इंट्रॉपी जो है वो उतनी ही ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। जितना इसके अंदर रैंडमनेस ज्यादा जनरेट होगा उतने ही इसके अंदर इंट्रॉपी जो है वो ज्यादा होगी। इसका मतलब है कि जब भी आप लोग किसी भी सॉलिड मटेरियल को वाटर के अंदर या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व करते हो तो उस कंडीशन में भी इंट्रॉपी जो है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि मालिक्यूल की स्पेसिफिक जिस वक्त वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं उस कंडीशन में एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। लेकिन जिस वक्त आप लोग डिजॉल्व करते हो किसी सॉल्वेंट के अंदर तो उस कंडीशन में उनका ऑर्डर जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। और जिस वक्त उनका ऑर्डर स्पेसिफिक ऑर्डर डिस्ट्रॉय होगा इसका मतलब है कि उसमें रैंडमनेस ज़्यादा जनरेट होगी, और जितनी रैंडमनेस ज़्यादा जनरेट होगी उतने ही सिस्टम की इंट्रॉपी जो है वो भी ज़्यादा होगी। इसके साथ जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हो किसी भी स्पीशी की, जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल के अंदर डिसऑर्डर जो है वो ज़्यादा जनरेट होगा या रेंडमनेस जो है वो ज़्यादा जनरेट होती है, जिसकी वजह से सिस्टम की इंट्रॉपी जो है वो भी ज़्यादा इंक्रीज होती है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और जितनी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी वो काइनेटिक एनर्जी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन पर डोमिनेट आएगी। और जिस वक्त काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन पर डोमिनेट आती है, इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल इंडिविजुअल मूव करना शुरू कर देते हैं और उनका जो ऑर्डर है स्पेसिफिक ऑर्डर जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। और जिस वक्त उनका ऑर्डर खत्म होता है इसका मतलब है कि उनमें रैंडमनेस जो है वो ज़्यादा जनरेट होना शुरू हो जाती है, और जिस वक्त रैंडमनेस ज़्यादा जनरेट होती है तो इसका मतलब है कि सिस्टम की इंट्रॉपी जो है वो ज़्यादा जनरेट होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि जितने आप लोग टेम्परेचर ज़्यादा करोगे उस कंडीशन में सिस्टम की इंट्रॉपी जो है वो उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होगी, और जितना आप लोग टेम्परेचर को लो करते हो उस कंडीशन में रेंडमनेस उतनी ही कम होगी, क्योंकि जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर को लो करते हो तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम होती है, और जिस वक्त मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम होगी उस कंडीशन में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन मॉलिक्यूल के दरमियान जो मौजूद होती है वो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है काइनेटिक एनर्जी पर डोमिनेट आना शुरू हो जाती है। और जिस वक्त फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन काइनेटिक एनर्जी पर डोमिनेट आती है तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल एक स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, और जिस वक्त वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ एक दूसरे के साथ अटैच होंगे तो इसका मतलब है रेंडमनेस जो है वो कम होगी, और जिस वक्त रेंडमनेस कम होगी इसका मतलब है कि एंट्रोपी जो है वो भी कम हो। इसी तरह जिस वक्त आप लोग सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हो या लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होते हो तो उस कंडीशन में आप लोग सिस्टम की एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज करते हो, क्योंकि इस दौरान आप लोग सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करते हो, और जितने आप लोग टेम्परेचर या एनर्जी सिस्टम को प्रोवाइड करोगे उतनी ही सिस्टम के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी, और जितनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी ही सिस्टम के अंदर रैंडमनेस ज़्यादा जनरेट होगी, और जितनी रैंडमनेस ज़्यादा जनरेट होगी उतनी ही इंट्रॉपी जो है सिस्टम की ज़्यादा होगी। इसके बाद आप लोगों ने दो लॉ पढ़े हैं कि एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक और दूसरा जो है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक।
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के मुताबिक आप लोग कहते हो कि जिस वक्त स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है तो उस कंडीशन में सिस्टम और सराउंडिंग की एनर्जी, टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है, वो चेंज नहीं होती। एनर्जी जो है सिस्टम से सराउंडिंग में कन्वर्ट हो सकती है या सराउंडिंग से सिस्टम में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। इसके साथ दूसरा सेकंड लॉ जो है उसके मुताबिक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जिस वक्त होता है तो उस कंडीशन में टोटल इंट्रोपी जो है सिस्टम और सराउंडिंग की जो है वो इंक्रीज होती है। जिस वक्त स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा तो उस कंडीशन में इंट्रोपी जो है सिस्टम की और सराउंडिंग की हमेशा इंक्रीज होगी, या तो सिस्टम की इंक्रीज होगी या सराउंडिंग की इंक्रीज होगी। इसके बाद एक मैथमेटिकल इक्वेशन आप लोगों के पास हासिल होती है और इसकी डेरिवेशन हमने नेक्स्ट स्लाइड में भी करनी है, जिसके मुताबिक आप लोगों के पास डेल्टा जी जो है जिसको हम गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं वो इक्वल होती है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच के। यहाँ पर टी जो है वो टेम्परेचर है, डेल्टा एच जो है वो चेंज इन इंथैल्पी है और डेल्टा एस जो है वो चेंज इन इंट्रोपी है। अगर आप लोग इसको जिस वक्त सॉल्व करते हो तो उस कंडीशन में अगर इसकी वैल्यू डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव में आती है, लेस देन जीरो आती है, तो उस कंडीशन में आप लोगों का रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर आप लोग जिस वक्त इसकी वैल्यू को पुट करने के बाद आप लोगों के पास इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आती है, यानी कि प्लस में आती है, तो इसका मतलब है कि आप लोगों का रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर आप लोगों के पास इसका आंसर जीरो आता है, यानी कि डेल्टा जी की वैल्यू जीरो आती है, तो उस कंडीशन में रिएक्शन आप लोगों का इक्विलिब्रियम स्टेज में होगा। इसके बाद अगर आप लोगों के पास इंट्रोपी जो है, सिस्टम की इंट्रोपी जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, तो उस कंडीशन में रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस हो सकता है। इसी तरह अगर आप लोगों के पास टोटल इंट्रोपी जो है सिस्टम प्लस सराउंडिंग की वो लेस देन जीरो है, तो उस कंडीशन में आप लोगों का रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकता है। और जिस वक्त इंट्रोपी चेंज जो है वो जीरो होगी तो उस कंडीशन में आप लोगों का रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेज में होगा। जिस वक्त आप लोगों का सिस्टम से सराउंडिंग हीट जो है वो सराउंडिंग में मूव करती है, तो उस कंडीशन में आप लोगों के सिस्टम की हीट जो है या डेल्टा जी वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है और इसके साथ जो है इंट्रोपी जो है वो भी सिस्टम की डिक्रीज होती है। लेकिन जिस वक्त हीट सिस्टम से सराउंडिंग में मूव करती है तो उस कंडीशन में सराउंडिंग की जो इंथैल्पी है वो भी इंक्रीज होती है और इसके साथ इंट्रोपी जो है वो भी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हीट जो है वो सराउंडिंग में मूव कर रही है। इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की जो आप लोगों के सिस्टम के सराउंडिंग में है उनकी इंक्रीज होती है और जिस वक्त उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी इसका मतलब है कि उनमें रेंडमनेस उतनी ही ज्यादा जनरेट होगी और जिस वक्त रेंडमनेस ज्यादा जनरेट होगी इसका मतलब है कि इंट्रोपी सराउंडिंग की इंक्रीज होगी। जिस वक्त सिस्टम में से हीट सराउंडिंग में मूव करेगी तो उस कंडीशन में इंट्रोपी सराउंडिंग की इंक्रीज होगी और जिस वक्त हीट जो है सराउंडिंग से सिस्टम में मूव करेगी उस कंडीशन में इंट्रोपी जो है वो सराउंडिंग के डिक्रीज होगी, क्योंकि उस कंडीशन में सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा और जिस वक्त सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज होगा उस कंडीशन में उसकी इंट्रोपी जो है वो भी डिक्रीज होगी। जी मैम मोना। सर ये दोबारा समझा दें, ये समझ नहीं आया इसकी एंट्रोपी और हीट। मैंने कहा कि जिस वक्त आप लोग एनर्जी प्रोवाइड करते हो किसी भी सिस्टम को
उस कंडीशन में वो एनर्जी सिस्टम के दो फैक्टर को अफेक्ट करती है, एक इंथैल्पी को अफेक्ट करती है, दूसरी जो है एंट्रोपी को अफेक्ट करती है। जिस वक्त आप लोग सिस्टम के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करते हो या सिस्टम में से एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, तो उस कंडीशन में सिस्टम पर दो तरह से अफेक्ट होता है, या तो उसकी इंथैल्पी जो है वो चेंज होती है और उसके साथ जो है उसकी इंट्रोपी जो है वो चेंज होती है। इंथैल्पी जो है वो बेसिकली सिस्टम की हीट से रिलेटेड है, यानी कि हीट सिस्टम की जो है वो इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, उसकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। और इंट्रोपी जो है सिस्टम के रैंडमनेस से रिलेटेड है, कि उसके अंदर जितना रैंडमनेस ज्यादा होगा इसका मतलब है कि उसकी इंट्रोपी उतनी ही ज्यादा होगी, और जितने सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होगी इसका मतलब है कि उस कंडीशन में जिस सिस्टम की इंथैल्पी जो है वो उतनी ही ज्यादा होगी। जिस वक्त आप लोग सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो वो एनर्जी दो तरह से सिस्टम यूज करता है। एक, सिस्टम की इंथैल्पी जो है वो इंक्रीज होती है, दूसरा सिस्टम की इंथैल्पी के साथ सिस्टम की इंट्रोपी जो है वो भी इंक्रीज होती है। जिस तरह मैं आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ, तो आप लोग इस लेक्चर को दो तरह से तैयार करते हो। एक, आप लोग रट्टा लगाते हो और उसके साथ कुछ लोग जो है ऐसे यानी प्रैक्टिस करते हैं कि वो टोटल कंसेप्चुअल उसको क्लियर करते हैं, यानी कि उस दौरान वो रट्टा भी लगाते हैं और उसके साथ जो है अपने कंसेप्ट जो है वो भी क्लियर कर रहे होते हैं, यानी कि दो फैक्टर कंटिन्यूसली वो अपने दो फैक्टर को कंप्लीट कर रहे होते हैं। इसी तरह जिस वक्त आप लोग सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो वो एनर्जी सिस्टम जो है दो तरह से यूज करता है। कुछ एनर्जी को वो हीट के तौर पर इस्तेमाल करता है, कुछ एनर्जी को इंट्रोपी के तौर पर इस्तेमाल करता है। ठीक है, और ये दोनों फैक्टर ही आप लोगों को बताते हैं कि रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। और किस तरह बताते हैं, आप लोगों के सिस्टम में जिस वक्त आप लोगों की हीट चेंज होती है उस हीट चेंज को माइनस करते हो टेम्परेचर इनटू इंट्रोपी चेंज से, तो उसकी वैल्यू अगर आप लोगों के पास प्लस में आती है तो उसका मतलब है कि आप लोगों का रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, जिसकी वजह से आप लोगों को कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी और उस कंडीशन में ही रिएक्शन जो है आगे प्रोसीड करेगा। और अगर आप लोग इंथैल्पी जो आप लोगों ने एनर्जी प्रोवाइड की है उसके बाद सिस्टम की जो हीट कंटेंट चेंज हुई है वो वैल्यू को माइनस करते हो जो आप लोगों का टेम्परेचर है उसके साथ और उसके इंट्रोपी जो चेंज हुई है उसके साथ, तो उस कंडीशन में अगर आप लोगों के पास इसकी वैल्यू नेगेटिव में आती है, लेस देन जीरो आती है, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर आप लोगों के पास इसकी वैल्यू जीरो आती है तो इसका मतलब है कि आप लोगों का रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेज में है, यानी कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है और इसके साथ रिवर्स डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है। अब इस इक्वेशन को डिराइव किस तरह करते हो, जब भी आप लोग टोटल इंट्रोपी लिखते हो तो टोटल इंट्रोपी जो है वो सिस्टम की इंट्रोपी प्लस सराउंडिंग की इंट्रोपी के इक्वल होती है। सिस्टम की इंट्रोपी को हम डेल्टा एस से शो कर रहे हैं और सराउंडिंग की इंट्रोपी को हम डेल्टा एस सराउंडिंग से शो कर रहे हैं। और जब भी हम डेल्टा एस सराउंडिंग की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो इंट्रोपी जो है वो इक्वल होती है डेल्टा एच डिवाइडेड बाय टी के। और जिस वक्त हम ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास डेल्टा एस टोटल इक्वल होती है डेल्टा एस के माइनस, क्योंकि ये वाली वैल्यू आप लोगों ने इस वाली वैल्यू की जगह पर पुट करनी है। जिस वक्त इसकी जगह पर आप लोग ये वैल्यू पुट करते हो तो आप लोगों के पास डेल्टा एच टोटल इक्वल आती है डेल्टा एच के माइनस डेल्टा एच डिवाइडेड बाय टी के।
इसके बाद आप लोगों ने दोनों साइड पर डेल्टा माइनस टी से मल्टीप्लाई करना है, और जिस वक्त आप लोग दोनों साइड पर माइनस टी से मल्टीप्लाई करते हो तो उस कंडीशन में ये वैल्यू बनती है माइनस टी डेल्टा एस टोटल इक्वल टू, ये जो वैल्यू है जिस वक्त इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस में वैल्यू आती है, और ये टी से कैंसिल हो जाता है। उस कंडीशन में ये जस्ट प्लस में डेल्टा एच वैल्यू बचती है। ये वैल्यू यहाँ पर लिखी है। इसके साथ जिस वक्त इसको माइनस टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू बनती है माइनस टी डेल्टा एच। उस वैल्यू को हमने यहाँ पर लिखा है। इसके बाद ये जो वैल्यू है माइनस टी डेल्टा एच टोटल जो है वो इक्वल होती है डेल्टा जी के, और जिस वक्त ये डेल्टा जी के इक्वल होती है तो उस कंडीशन में यही इक्वेशन आप लोगों के पास इक्वल बनती है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। और जिस वक्त आप लोग इसका आंसर निकालते हो उस कंडीशन में अगर आप लोगों के पास डेल्टा जी की वैल्यू प्लस में आती है तो उसका मतलब है कि आप लोगों के पास रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर आप लोगों के पास डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव में आती है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर आप लोगों के पास डेल्टा जी की वैल्यू वो जीरो आती है तो उस कंडीशन में रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेज में होगा। और इस तरह आप लोग एक रिएक्शन के बारे में बता सकते हैं तो आप लोगों का रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी कि लास्ट चैप्टर जो है केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें आप लोग ये स्टडी करते हो कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट कर सकती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी को जनरेट कर सकती है। यानी कि इस दौरान आप लोग कोई भी रिएक्शन करवाते हो और रिएक्शन करवाने के साथ जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसके बारे में स्टडी करना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाता है। जिस तरह आप लोगों के पास डिफरेंट साल्ट है, जिस तरह सोडियम क्लोराइड है या सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर आप लोग उसको वाटर में डिजॉल्व करते हो तो उस कंडीशन में ये अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। और जिस वक्त आप लोग इनको डिफरेंट इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हो, बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हो तो उस कंडीशन में अपोजिटली चार्ज स्पीशी जो है वो मूव करना शुरू कर देती है। जिस तरह सोडियम पर प्लस चार्ज होता है, जिस वक्त आप लोग सोडियम क्लोराइड के डिजॉल्व करते हो तो उस कंडीशन में क्लोराइड पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये चार्ज जो है सॉल्यूशन के अंदर मूवमेंट शो कर देते हैं, और जिस वक्त ये आयन जो है मूवमेंट शो करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है। और इसके बारे में स्टडी जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाता है। इस पर्पज के लिए आप लोग एक बैटरी यूज करते हो जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। उसका फायदा ये होता है कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अपने अंदर केमिकल रिएक्शन करवाता है, और जिस वक्त इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर कोई भी रिएक्शन होगा तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल उस एनर्जी को जिसके जरिए आयन मूव करते हैं उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, और ये रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होता है। और इस कंडीशन में आप लोगों के पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन होता है, जिसके दौरान आयंस जो है एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी की तरफ मूव कर रही होती है। यानी कि आयंस जो है एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी में कन्वर्ट होते हैं, और जिस वक्त आयन जो है एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी में कन्वर्ट होती है इसका मतलब है कि आयन की मूवमेंट हो रही है। और आप लोगों को पता है जिस वक्त आयन की मूवमेंट होती है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास करंट जो है वो जनरेट होता है।
ऑक्सीडेशन रिएक्शन के दौरान आप लोगों के पास एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिलीज होंगे। किसी भी स्पीशीज से अगर एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज होते हैं, इसका मतलब है कि वहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। और अगर कोई स्पीशी जो है एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है, इसका मतलब है वहां पर रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। और जब भी आप लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सेल जो है वो दो हाफ सेल पर कंसिस्ट करता है। कि एक साइड पर आप लोगों के पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है और दूसरी साइड पर आप लोगों के पास रिडक्शन रिएक्शन होता है। और इस दौरान जो भी आप लोग मेटल यूज करते हो, ट्रांजिशन मेटल यूज करते हो, जिसके जरिए इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, इसका मतलब है कि जिस वक्त उसके पास से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है तो उस कंडीशन में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज होती है। और आप लोगों को पता है कि जिस वक्त किसी भी ट्रांजिशन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है तो उसके कंडीशन में उसका कलर जो है वो भी चेंज होता है। जिस तरह यहाँ पर आप लोगों के पास पोटाशियम डाइकार्बोनेट का रिएक्शन करवाते हो सोडियम क्लोराइड के साथ, तो उस कंडीशन में क्रोमियम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन क्लोराइड आयन से हासिल करता है। जिस कंडीशन में इनिशियली पोटाशियम डाइकार्बोनेट में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +6 थी। इसके बाद जिस वक्त वो 3 इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, हासिल करने के बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 में कन्वर्ट हो जाता है। और जिस वक्त इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में कन्वर्ट होती है तो उस कंडीशन में इसका कलर जो है वो भी चेंज हो जाता है। जिस वक्त आप लोगों के पास इनिशियल पोटाशियम डाइकार्बोनेट की फॉर्म में क्रोमियम मौजूद है, जिसमें आप लोगों के पास क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +6 है, तो उस कंडीशन में इसका कलर ये है। लेकिन जिस वक्त ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, गेन करने के बाद जिस वक्त इसके क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 में कन्वर्ट होती है तो उस कंडीशन में इसका कलर जो है वो इस तरह का आप लोगों के पास अपीयर होता है, जो इंडिकेट कर रहा है कि आप लोगों के पास रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है और ट्रांजिशन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज हो रही है। और जिस वक्त मैंने आप लोगों को ट्रांजिशन मेटल में बताया था कि जिस वक्त किसी भी ट्रांजिशन मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है तो उस कंडीशन में उसका कलर जो है वो भी उसके साथ चेंज हो जाता है। इसके बाद है कि आप लोगों के पास अगर कोई भी न्यूमेरिकल आता है, यानी कोई भी केमिकल इक्वेशन आ जाती है, तो उस कंडीशन में आप लोगों ने उसको बैलेंस किस तरह करना, क्योंकि इस तरह के रिएक्शन में आप लोगों ने बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बेस पर करना होता है कि जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे होते हैं उनकी बेस पर आप लोगों ने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। और इसमें कुछ पॉइंट हैं जिनको माइंड में रख के आप लोगों ने इसको इक्वेशन को बैलेंस करना है। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि जिस वक्त आप लोगों के पास कोई भी इक्वेशन रिटन फॉर्म में होती है, जिस वक्त आप लोगों की कोई भी फॉर्म लिखते हो, जिस तरह पोटेशियम डाइकार्बोनेट का रिएक्शन आप लोगों ने क्लोराइड आयन के साथ किया हुआ है, ये जो है, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास क्रोमियम आयन +3 फॉर्म में और क्लोरीन गैस आप लोगों के पास प्रोड्यूस हो रही है। ये आप लोगों के पास अनबैलेंस्ड फॉर्म में इक्वेशन, जब भी आप लोगों के पास इक्वेशन मिलेगी वो अनबैलेंस्ड फॉर्म में आप लोगों के पास हासिल होगी और इसको आप लोगों ने बैलेंस करना है। और बैलेंस किस तरह करना है, उस कंडीशन में आप लोगों ने ये जो आप लोगों के पास 6 पॉइंट हैं इनको आप लोगों ने स्टेप वाइज सॉल्व करना है, जिसमें सबसे पहला काम आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों के पास जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है इसमें से आप लोगों ने हाफ सेल को अलहदा करना है, यानी कि जिसमें ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हो रहा है उसको अलहदा लिखना है और जिसमें रिडक्शन का रिएक्शन हो रहा है उसको आप लोगों ने अलहदा लिखना है। यानी कि एक इक्वेशन आप लोगों के पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बनेगी और दूसरी इक्वेशन आप लोगों के पास रिडक्शन रिएक्शन की बनेगी। इसके बाद आप लोगों ने
थर्ड पॉइंट क्या करना है कि आप लोगों ने ये चेक करना है कि आप लोगों के पास जो भी इक्वेशन बनती है उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एटम उसमें मौजूद हैं उनको आप लोगों ने बैलेंस करना है। जिस तरह जब भी कोई भी आप लोगों के पास केमिकल इक्वेशन आती है तो उस कंडीशन में आप लोग उसको नंबर ऑफ एटम को काउंट करके बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह आप लोगों ने थर्ड पॉइंट में केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है और सिर्फ उन एटम को आप लोगों ने बैलेंस नहीं करना है जिसमें आप लोगों के पास ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। इसके अलावा जितने भी आप लोगों के पास केमिकल इक्वेशन के अंदर एटम होंगे उनको आप लोगों ने बैलेंस कर देना। इसके बाद फोर्थ पॉइंट में आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने फोर्थ पॉइंट में ये करना है कि जिस साइड पर आप लोगों के पास ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है, आप लोगों के पास जो केमिकल इक्वेशन बनी हुई है उसमें जिस साइड पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है उस साइड पर आप लोगों ने वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करना है और जिस साइड पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा है उस साइड पर आप लोगों ने प्रोटॉन को ऐड करना। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट आप लोगों ने उनको बैलेंस करना है। जिस वक्त आप लोगों ने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया है इसके साथ आप लोगों ने प्रोटॉन आयन जो है वो ऐड कर दिया है, उसके बाद आप लोगों ने उनको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के बाद आप लोगों ने सिक्स स्टेप में आप लोगों ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है, जिस तरह आप लोगों के पास यहाँ पर क्रोमियम जो है वो क्लोरीन से आयन को गेन कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप लोगों ने इसके आयन की क्वांटिटी बैलेंस करनी है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास कितने आयन जो है वो गेन हो रहे हैं और इस इक्वेशन के अंदर कितने क्लोरीन जो है वो कितने आयन को क्लोरीन को डोनेट कर रहा है। इस तरह आप लोगों ने 6 स्टेप में उनको बैलेंस करना है और बैलेंस करने के बाद आप लोगों ने नेट इक्वेशन लिखनी, वो आप लोगों की कंप्लीट इक्वेशन होगी। जिस तरह आप लोगों के पास यहाँ पर रिएक्शन आप लोगों के पास स्टार्टिंग में ये रिएक्शन दिखाया है जिसमें आप लोगों के पास क्रोमेट जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है और जिसके साथ आप लोगों के पास क्रोमियम आयन बन रहा है, उसके साथ आप लोगों के पास क्लोरीन गैस बन रही है। तो इसका जिस वक्त आप लोगों हाफ रिएक्शन लिखते हो तो उस कंडीशन में हाफ रिएक्शन में आप लोगों के पास एक क्लोरीन है, दूसरा जो है वो क्रोमेट है। क्लोरीन जो है उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज हो रहे हैं, इसका मतलब है कि वहां पर आप लोगों के पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। ये आप लोगों के पास हाफ सेल है। इसी तरह दूसरी साइड पर आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, यानी क्रोमियम जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है, इसलिए आप इसको हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन कह रहे हैं कि क्रोमियम जो है क्रोमेट जो है कन्वर्ट हो रही है क्रोमियम में, जिसमें आप लोगों के पास ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 है। ये आप लोगों का सेकंड पॉइंट है कि आप लोगों ने इस रिएक्शन को हाफ हाफ सेल में कन्वर्ट करके इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट पॉइंट ये था कि आप लोगों ने इसको बैलेंस करना है। जी मैमुना। जी मैमुना। सर इसको हाफ में क्यों लिखा है, मतलब हम हाफ ऑफ अपनी करके? आसानी के लिए करते हैं क्योंकि आप लोगों के पास रिडक्शन रिएक्शन एक साइड पर लिखते हैं। जब भी आप लोग केमिकल सेल बनाते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास हाफ सेल बनता है, यानी कि हाफ सेल का मतलब है एक साइड पर एक रिएक्शन होता है और दूसरी साइड पर दूसरा रिएक्शन होता है, और उसके साथ ही आप लोगों ने रिएक्शन को अलहदा अलहदा करके उसको फॉलो करना होता है ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो कि किस साइड पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है। इसलिए हम इसको हाफ हाफ करके इसको सॉल्व करते हैं। एक साइड पर एक रिएक्शन हो रहा है, दूसरी साइड पर आप लोगों के पास दूसरा रिएक्शन हो रहा है, इसलिए हमने इसको अलग अलग करके लिख दिया। पहला पॉइंट ये दूसरा पॉइंट आप लोगों को ये क्लियर हो गया। इसके बाद तीसरा पॉइंट था कि आप लोगों ने
इनके एटम्स को बैलेंस करना है। जिस तरह यहाँ पर आप लोगों के पास क्लोरीन के 2 एटम है, यहाँ पर आप लोगों के पास क्लोरीन का 1 एटम है, यहाँ पर आप लोगों के पास क्रोमियम का जो है वो 1 एटम है, यहाँ पर आप लोगों के पास क्रोमियम के 2 एटम। इसका मतलब है बैलेंस आप लोगों ने करना है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वाले एक पोर्शन को जिसमें आप लोगों के पास क्लोरीन इस साइड पर 2 है, इसका मतलब है कि इसको अगर आप लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो दोनों साइड पर आप लोगों के पास क्लोरीन की क्वांटिटी जो है वो सेम हो जाती है। इसी तरह आप लोग अगर इस इक्वेशन में से इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो उस कंडीशन में इक्वेशन के दोनों साइड पर 2 क्रोमियम एटम की क्वांटिटी जो है वो बैलेंस हो जाती है। इसके बाद आप लोगों का 5th पॉइंट था। 5th पॉइंट ये था कि आप लोगों ने उस साइड पर जिस साइड पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा है उधर आप लोगों ने प्रोटॉन को ऐड करना है, और जिस साइड पर आप लोगों के पास ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है उस साइड पर आप लोगों ने वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करना है। जिस वक्त हम अबव को चेक करते हैं तो उस कंडीशन में किसी भी सिर्फ क्लोरीन एटम है, इसके साथ ना ही ऑक्सीजन एटम है ना ही हाइड्रोजन है। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन बैलेंस है। लेकिन जिस वक्त हम सेकंड इक्वेशन को देखते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास क्रोमेट है, एक साइड पर आप लोगों के पास ऑक्सीजन मौजूद है और दूसरी साइड पर आप लोगों के पास ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। तो इसको आप लोगों ने बैलेंस इस तरह करना है कि जिस साइड पर आप लोगों के पास ऑक्सीजन ज्यादा है उस साइड पर आप लोगों ने प्रोटॉन को ऐड करना है, और जिस साइड पर आप लोगों के पास ऑक्सीजन या नहीं है या कम है तो उसका साइड पर आप लोगों ने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है। ऐड करने के बाद आप लोगों ने इस इक्वेशन को दोबारा से बैलेंस करके चेक करना कि आप लोगों के पास हाइड्रोजन की क्वांटिटी सेम होती है या नहीं, क्रोमियम की क्वांटिटी सेम होती है या नहीं, ऑक्सीजन की क्वांटिटी सेम होती है या नहीं। तो उस कंडीशन में आप लोगों ने टोटल नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना है। जिस तरह यहाँ पर क्रोमियम के 2 एटम है, आप लोगों के पास प्रोडक्ट में भी क्रोमियम के 2 एटम बन चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों के पास रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के 7 एटम है, तो प्रोडक्ट में भी आप लोगों के पास ऑक्सीजन के 7 एटम है। इसके बाद आप लोगों के पास रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के जो है वो 14 एटम है। इसका मतलब है प्रोडक्ट में भी आप लोगों के पास हाइड्रोजन के जो है वो 14 एटम होने चाहिए। और जिस वक्त ये बैलेंस हो जाएगी इसके बाद लास्ट पॉइंट है कि आप लोगों ने उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। 1 मिनट सब्र में बताता हूँ, ये कंप्लीट कर लूँ। जिस वक्त आप लोगों ने ये क्लियर कर लिया उसके बाद आप लोगों ने ये चेक करना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं। जिस वक्त आप लोग क्लोराइड की बात करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास 2 क्लोराइड एटम है, और हर क्लोराइड एटम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। इसका मतलब है कि ये 2 क्लोराइड एटम है तो इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं इस इक्वेशन के दौरान। इसके बाद जिस वक्त आप लोग सेकंड इक्वेशन को चेक करते हैं तो उस कंडीशन में एक क्रोमियम आयन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के पास 2 क्रोमियम, इसका मतलब है कि ये 6 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो इस कंडीशन में आप लोगों ये गेन कर रहा है तो आप लोगों ने रिएक्टेंट में 6 इलेक्ट्रॉन को लिखना है, और जिस वक्त आप लोगों ने 6 इलेक्ट्रॉन को लिखोगे तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस से ये दोनों इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। और जिस वक्त आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस से ये इक्वेशन बैलेंस हो जाती हैं, इसके बाद आप लोगों ने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। जिस तरह आप लोगों के पास इस इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 हैं, और सेकंड में आप लोगों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 यूज हो रहे हैं। इसका मतलब है कि इन दोनों को आप लोगों ने इक्वल करना है, और इक्वल करने के लिए अगर आप लोग इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन भी 6 बन जाते हैं। और जिस वक्त आप लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो उस कंडीशन में आप लोगों ने इस होल इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ये नहीं करना कि आप लोगों ने सिर्फ 2e को ही 2 इलेक्ट्रॉन को ही 3 से मल्टीप्लाई करो। तो इस कंडीशन में आप लोगों ने पूरी इक्वेशन को ही मल्टीप्लाई करना है 3 से। जिस वक्त आप लोग पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो इस कंडीशन में आप लोगों के पास ये इक्वेशन बनती है 6 क्लोराइड आयन
इज इक्वल टू 3 क्लोरीन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी दोनों में इक्वल हो चुकी है। अब इसको आप लोगों ने नेट रिजल्ट निकालना है। और नेट किस तरह आप लोग निकालते हो? नेट इक्वेशन के जरिए कि जितने आप लोगों के पास रिएक्टेंट वाली स्पीशी हैं उनको आप लोग एक साइड पर लिख देते हो, और जितने आप लोगों के पास प्रोडक्ट वाली स्पीशी हैं उनको आप लोग दूसरी साइड पर लिखते हो, कि जिस तरह ये आप लोगों ने लिख दिया है। उसके बाद जो आप लोगों के पास रिएक्टेंट में चीज बन रही है और यूज हो रही है और साथ में प्रोडक्ट में बन रही है, उसको आप लोगों ने कैंसिल आउट करना है। जिस तरह आप लोगों के पास इस रिएक्शन के दौरान 6 इलेक्ट्रॉन हासिल हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो कंज्यूम हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में ये रिएक्टेंट वाले स्पीशीज प्रोडक्ट वाले इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएगी। बाकी के जितने भी आप लोगों के पास रिएक्टेंट वाली स्पीशी है उसको आप लोगों ने रिएक्टेंट वाली साइड पर लिख देना है। जो आप लोगों के पास प्रोडक्ट वाली स्पीशी बचती है उसको आप लोगों ने प्रोडक्ट वाली साइड पर लिख देना। और ये आप लोगों के पास नेट इक्वेशन होगी। और इसके बाद आप लोगों ने चेक करना है कि आप लोगों ने इक्वेशन को बैलेंस ठीक किया है या नहीं। अगर आप लोगों के पास चार्ज की क्वांटिटी रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में सेम आती है तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने इक्वेशन को सही बैलेंस किया है। और अगर आप लोगों के पास चार्ज की क्वांटिटी सेम नहीं आती तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं से इक्वेशन में मिस्टेक की है। जिस तरह यहाँ पर आप लोगों के पास क्रोमेट आयन के जो है वो -2 चार्ज है, -2 लिखा है। उसके बाद इसका एक नंबर ऑफ एटम यानी कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 1 है, तो उसको आप लोगों ने चार्ज को 1 से मल्टीप्लाई भी करना है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई भी करना है। जिस वक्त -2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास -2 ही वैल्यू आती है। उसके बाद आप लोगों ने प्लस लिखना है। उसके बाद प्रोटॉन पर +1 चार्ज है और इसके नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो 14 है। और जिस वक्त आप लोग 14 को +1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आप लोगों के पास वैल्यू आती है +14, वो आप लोगों ने वैल्यू लिख देनी। इसके बाद प्लस का साइन। इसके बाद आप लोगों के पास क्लोरीन के 6 नंबर ऑफ मोल्स हैं और इस पर हर एक पर -1 चार्ज। तो आप लोगों ने 6 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोगों के पास इसकी वैल्यू आती है -6। आप लोगों के पास -2 और -6 दोनों ऐड होकर -8 होते हैं और दूसरी वैल्यू आप लोगों के पास 14 है। 14 में से -8 को यानी कि 8 को अगर माइनस करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास आंसर आता है 6। इसका मतलब है कि आप लोगों के पास रिएक्टेंट में जो है वो +6 चार्ज है। इसी तरह आप लोगों ने चेक करना है कि प्रोडक्ट में भी आप लोगों के पास +6 चार्ज है या नहीं है। अगर आप लोगों के पास प्रोडक्ट में भी +6 चार्ज होगा इसका मतलब है आप लोगों की रिएक्शन इक्वेशन जो है वो बैलेंस है, अदरवाइज ये बैलेंस नहीं है। आप लोगों के पास क्लोरीन जो है वो न्यूट्रल फॉर्म में, इसका मतलब है इसको चेक नहीं करना है। वाटर जो है वो भी न्यूट्रल फॉर्म में, इसका मतलब है इसको भी आप लोगों ने चेक नहीं करना। आप लोगों के पास सिर्फ क्लोरीन है और क्रोमियम है। तो क्रोमियम के 2 एटम है और हर एक पर चार्ज जो है वो +3 है। और जिस वक्त आप लोग +3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास वैल्यू +6 आती है। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट में जो चार्ज है उतनी ही वैल्यू आप लोगों के पास प्रोडक्ट में हासिल हो रही है। और ये इंडिकेट कर रही है कि आप लोगों का रिएक्शन जो है वो आप लोगों ने जो नेट इक्वेशन निकाली है वो बैलेंस्ड है। ये उस कंडीशन में है जिस वक्त आप लोग एसिडिक मीडियम यूज करते हो। और अगर आप लोग बेसिक मीडियम यूज करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों ने जहाँ पर प्रोटॉन ऐड किया है उसकी जगह पर आप लोग OH नेगेटिव आयन यूज करते हो। जिस वक्त आप लोगों के पास बेसिक मीडियम होगा तो उस कंडीशन में आप लोगों ने प्रोटॉन की जगह पर OH नेगेटिव आयन यूज करना है, क्योंकि आप लोगों के पास वो मीडियम बेसिक में होगा। यहाँ पर जो आप लोगों के पास एग्जांपल आप लोगों ने देखी है वो एसिडिक मीडियम, यानी कि उसमें आप लोगों ने प्रोटॉन का ऐड करना है। और जिस वक्त दूसरा अगर आप लोगों के पास बेसिक मीडियम हो तो उस कंडीशन में आप लोगों ने OH नेगेटिव आयन को इसमें ऐड करना है। जी सम्राट। सर आपने